जी आए नूं खुशाबदीद किसान वीरो तुहाडे वालों मिल रहा है परवा हुंगारा। इसलिए असी लै हाज़र हुन्ने आ PTC न्यूज़ का खास उपराला असीज़ डेयरी फार्म हैल्पलाइन सीजन 4 तो जो नंबर तुहाडी स्क्रीन पर आ रहा है जो कि 86 99 03 73 69 इस उत्ते तुसी मिस्ड कॉल कर दिओ या WhatsApp कर दिओ। साडी टीम तुहाडे नाल संपर्क करती है और पशु पालन नाल जुड़े तुहाडे सवाल जानती है। तो अज का विषय जो है वो बहुत ही अहम विषय है जो कि है पशुओं के रूमन का रखो खास ख्याल, क्योंकि यह जुड़िया है सीधा पशुओं की सेहत नाल। इस बाबत गल करने लई साडे नाल ने असीस तो डॉक्टर प्रदीप महाजन। डॉक्टर साहब जी आए बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। सत श्री अकाल निखिल जी। डॉक्टर साहब अज का विषय जिहड़ा है वो तो बहुत ही अहम विषय है और किसान वीरां दे ध्यान देने वाला विषय है। इत्थे यह जानना चाहांगा कि पहले तो रूमन जिहड़ा है वो है कि ते पशुओं की सेहत और पैदावार नाल किवें जुड़े है। बिल्कुल निखिल जी, रूमेन हम कह सकते हैं कि गाय का एक बहुत ही विशेष अंग है। गाय के स्टमक के पेट के 4 हिस्से होते हैं, उसमें से सबसे बड़ा जो है वो रूमेन कहलाता है। और गाय जो भी खाती है, हरा चारा हो, तुड़ी हो, साइलेज हो या फीड हो, ये सब कुछ पहले रूमेन में पहुंचता है और वहाँ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम जिनको बोलते हैं, जो जीवाणु है वो पलते हैं। वो जो भी गाय ने खाया है वो पहले वो हज़म करते हैं और फिर उनको गाय हज़म करती है या उन्होंने जो भी कुछ बनाया वो चीज़ें गाय खुद के लिए इस्तेमाल करती है। तो हम आसानी से ये कह सकते हैं कि गाय जितना जो भी कुछ खाती है उसका 70 से 100% जो चीज़ें हैं वो रूमेन में कुछ ना कुछ होगा, उनका वो हज़म होंगे माइक्रोब्स की वजह से। तो जाहिर है कि अगर इतना कुछ रूमेन में होता है तो गाय का हेल्थ रूमेन के हेल्थ से जुड़ा होना ही चाहिए। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹ ਰਹੇ वो किवें असर जिहड़ा है पाउंदा जी। अगर हम एकदम बेसिक देखेंगे तो हमारी बॉडी में हम एनर्जी के लिए ग्लूकोज यूज़ करते हैं। गाय जिनको वोलेटाइल फैटी एसिड्स बोलते हैं, VFS बोलते हैं, वो यूज़ करती है और ये सब बनते हैं रूमेन में ही जो गाय खाती है उससे। तो जो भी प्रोडक्ट है रूमेन में बनने वाले, माइक्रोबियल प्रोटीन हो, वोलेटाइल फैटी एसिड्स हो, ये कितने बनेंगे और गाय को कितने मिलेंगे ये माइक्रोब्स डिसाइड करते हैं। वैसे गाय की कंडीशन वो भी डिसाइड करती है। तो अगर वोलेटाइल फैटी एसिड एनर्जी के लिए यूज़ हो रहे हैं तो फिर अगर वो कम बनते हैं या सही मात्रा में बनते हैं, गाय के सेहत पे असर ज़रूर डालेंगे। उसके सिर्फ सेहत पे नहीं तो दूध की मात्रा पे भी असर डालेंगे। अच्छा, किहड़े कारण ने डॉक्टर साहब जिहड़े पशुओं की रूमन हेल्थ जिहड़ी है उसनूं खराब करते हैं? हाँ, पहले तो रूमेन हेल्थ यानी क्या? रूमेन हेल्थ यानी रूमेन का जो काम है माइक्रोब्स को सही तरह पालना, उनको जो ज़रूरियात है वो पूरी करना। तो माइक्रोब जो रूमेन में पल रहे हैं उनको सही टेम्परेचर चाहिए, pH चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए और उनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तो जिसको हम एनारोबिक कंडीशन बोलते हैं वो चाहिए। ये सब कुछ रूमेन उनको देता है ताकि वो अच्छे पले बढ़े और गाय को फिर उसका फ़ायदा हो। कोई भी ऐसी कंडीशन जहाँ ये ठीक से नहीं हो रहा है उसको हम कहेंगे कि रूमेन हेल्थ ठीक नहीं है ना। अब जो गाय ने खाया है वो ठीक से कंटिन्यूस मिक्सिंग हो, इसके लिए भी रूमेन एक वेव जैसा काम करता है, सिकुड़ता है और मिक्सिंग करता रहता है। तो जो pH मैंने कहा कि जो ज़रूरी pH है वो बना रहे। कई बार हम देखते हैं कि एसिड ज़्यादा पैदा होता है, वोलेटाइल फैटी एसिड्स हम कहते हैं, उसमें से प्रोपियोनिक एसिड या फिर लैक्टिक एसिड जो वोलेटाइल फैटी एसिड नहीं है, ये अगर ज़्यादा पैदा हुए तो फिर रूमेन का pH गिरता है
रुमेन एसिडिक बनता है। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जिसको हम रुमेन एसिडोसिस कहते हैं। तो रुमेन हेल्थ अगर बिगड़ता है तो उसमें से बहुत ज़्यादा वक्त एसिडोसिस होता है। कई बार ये है कि रुमेन की मोटिलिटी कम होती है, या फिर एसिडोसिस लंबा चलने की वजह से रुमेन ने जो वोलेटाइल फैटी एसिड्स बनते हैं वो एब्जॉर्ब करने के लिए जो सरफेस है वो नॉर्मल नहीं रहता। वो भी एक रुमेन हेल्थ से जुड़ा हुआ इशू है। जो हमें बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ जिस मात्रा में चाहिए गाय को, वो अगर नहीं रहते, वो भी कुछ कारण से अपसेट होते हैं, तो उसको भी हम रुमेन हेल्थ का इशू कह सकते हैं। ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿ ਰੂਮਨ ਹੈਲਥ ਉੱਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਈ ਕੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं और उसमें सबसे अहम महत्व है जो गाय खा रही है उसमें चारा और फीड, इनकी मात्रा कितनी है, जिसको हम फोरेज टू कॉन्सनट्रेट रेशो कहेंगे। और वो अगर डिस्टर्ब होता है, अगर हम गाय ज़्यादा दूध दे रही है इसलिए फीड की मात्रा ज़्यादा कर देते हैं तो उससे एसिड प्रोडक्शन बढ़ सकता है। तो ज़रूर एक किसान भाइयों के हाथ में है कि फोरेज टू कॉन्सनट्रेट रेशो बनाए रखे। दूसरा है किस तरह से हम फीडिंग करते हैं। कई छोटे किसान हैं जो गाय को दिन भर हरा चारा या साइलेज खिलाते हैं, लेकिन सिर्फ दिन में 2 बार या 3 बार फीड अलग से खिलाते हैं। एक्चुअली हम इसको बोलेंगे स्लग फीडिंग। तो अगर अलग से फीड हम देते हैं तो उन 3-4 घंटे के लिए रुमेन का पीएच नीचे जा सकता है और उस वक्त के लिए एसिडिक कंडीशन बनी रहती है। तो अपने हाथ में है कि वो सेहत बनाए रखें हम रुमेन का। बिल्कुल, किसान ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਬਾਬਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਸੀਸ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੀਜ਼ਨ 4। ब्रेक तो बाद ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਸ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੀਜ਼ਨ 4 ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਰੁਮਨ ਦਾ ਰੱਖੋ ਖਾਸ ਖਿਆਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਮਹਾਜਨ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਡਾਕਟਰ ਹਰਿੰਦਰ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਮੜੌਲੀ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮਰਿੰਡਾ ਨੀਅਰ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਸੀਡੋਸਿਸ ਦੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਸੀਡੋਸਿਸ ਕੀ है तो ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ रोका जा सकता? बिल्कुल जी, एसिडोसिस जैसे मैंने कहा कि वोलेटाइल फैटी एसिड्स VFA रुमेन में बनते हैं और रुमेन का pH 7 से कम ही होता है, लेकिन जब वो 5.6 या उससे गिरेगा तो एसिडिक कंडीशन रुमेन में बढ़ती है, जिसको हम एसिडोसिस कहते हैं। तो इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि अगर 24 घंटे हमने ले लिए तो उसमें से कितने घंटे रुमेन का pH कम एसिडिक बना रहता है। और जैसा मैंने पहले बताया कि हम क्या खिला रहे हैं, फोरेज टू कॉन्सेंट्रेट रेशो कितना है, वैसे ही स्टार्च कितना है जो गाय खा रही है उसमें, इससे एसिडोसिस होगा कि नहीं ये डिसाइड होता है। और जितना स्टार्च ज़्यादा, जितना फोरेज कम और कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा, उतना pH एसिडिक रहेगा, उतना एसिडोसिस के चांसेस बढ़ते हैं। अगर फोरेज टू कॉन्सेंट्रेट रेशो हमने सही भी रखा है, लेकिन जो हम खिला रहे हैं गाय को वो अच्छी तरह से मिक्स करके नहीं खिलाया या कॉन्सेंट्रेट अलग से खिलाया है दिन में 2 बार 3 बार, तो भी रुमेन का pH गिरेगा। अब ये ना होने के लिए जाहिर है हमने पहले तो फोरेज टू कॉन्सेंट्रेट रेशो ठीक रखना पड़ेगा। वैसे ही हम बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ भूलते हैं जो है पानी। पीने का पानी अगर हमने गाय को नहीं दिया, जितना चाहिए उतना नहीं दिया, तो उसकी सलाइवा उतनी बनेगी नहीं। और सलाइवा बहुत अहम रोल निभाता है
जो गाय की सलाइवा बनती है उसके पेट में रुमेन में जाती है और जो एसिड्स बन रहे हैं उसको न्यूट्रलाइज करती है। अगर सलाइवा कम बनेगी तो भी फिर रुमेन का पीएच एसिडिक बन सकता है। हम देखते हैं कि गर्मी के दिनों में जब हीट स्ट्रेस में गाय है तो उसकी सलाइवा ज़्यादा मुंह से नीचे गिरती है, जो कि रुमेन में जानी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो भी फिर रुमेन का पीएच एसिडिक बन सकता है, क्योंकि सलाइवा रुमेन में नहीं पहुंच रही है। डॉक्टर साहब ने तो बहुत विस्तारपूर्वक ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੈਤੋ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਰੂਮਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤੇ ਫੈਟ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਵਗੈरह ਤਾਂ? बिल्कुल जी, बहुत ही ज़्यादा संबंध है। मैं तो कहूँगा सीधा संबंध है दूध की मात्रा, दूध का फैट और एसएनएफ इन सब के साथ। जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे कि रुमेन में वोलेटाइल फैटी एसिड्स बनते हैं। वो 3 मुख्य होते हैं, बाकी भी होते हैं लेकिन 3 सबसे अहमियत वाले हैं, जो है एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड और ब्यूटेरिक एसिड। ये जितने ज़्यादा बनेंगे दूध उतना ज़्यादा गाय दे सकती है। लेकिन इसमें जो एसिटिक एसिड टू प्रोपियोनिक एसिड, इनका रेशो जो है वो दूध की मात्रा और दूध का फैट डिसाइड करता है। तो हम कई बार देखते हैं जब दूध बढ़ता है तो फैट गिरता है। जनरली प्रोपियोनिक एसिड दूध की मात्रा डिसाइड करेगा और एसिटिक एसिड से दूध का फैट बनता है। तो इसलिए जब प्रोपियोनिक एसिड ज़्यादा बनेगा तो दूध ज़्यादा बनता है, लेकिन उसका एसिटिक एसिड रेशो में कम होने की वजह से फैट कम हो सकता है। तो अभी अगर आप मुझे ये पूछे कि फिर एसिटिक एसिड टू प्रोपियोनिक एसिड रेशो हम कैसे बनाए रख सकते हैं, तो ये डिसाइड होता है फोरेज टू कॉन्सेंट्रेट रेशो से। जितना हम फाइबर खिलाएंगे गाय को, हज़म होने वाला फाइबर खिलाएंगे, एसिटिक एसिड ज़्यादा बनेगा, और जितना हम फीड स्टार्च खिलाएंगे उतना प्रोपियोनिक एसिड ज़्यादा बनेगा। तो फिर इसलिए हमने, जबकि हमें दोनों चाहिए, फैट भी और दूध भी, इसलिए इनका रेशो बनाना बहुत ज़रूरी है। रही बात एसएनएफ की, तो एसएनएफ में प्रोटीन, बाकी के तत्वों के साथ प्रोटीन भी इम्पॉर्टेंट है, और माइक्रोबियल प्रोटीन जो रुमेन में बनता है उससे डिसाइड होगा कि मिल्क में कितना प्रोटीन आएगा। तो इसकी वजह से दूध की मात्रा, दूध का फैट और एसएनएफ, ये सभी रुमेन के साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, जिवें डॉक्टर साहब ने कहा कि सिद्धा संपर्क है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਰੂਮਨ ਹੈਲਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਿੰਡ ਪੱਖੋਪੁਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ TMR ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਗੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਧਾਰਾਂ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਸੂਈ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਫੀਡ ਪਾਉਣਾ ਵਾ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਇਹ ਪਾਉਣੀ सही है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, और आजकल बहुत किसान भाई ये इसके बारे में सोचते रहते हैं। तो पहले तो ये है कि अपने पास TMR मशीन हो या ना हो, हमने एक खिलाने का तरीका एक प्रॉपर बनाना चाहिए। और अगर TMR मशीन नहीं भी है तो भी जो हम चारा खिला रहे हैं, जो साइलेज या हरा चारा है या तूड़ी है, इसके साथ फीड मिक्स करके ही खिलाना चाहिए। दिन में जितना हम गाय को दे रहे हैं हर एक की मात्रा, अगर उसको हम 2 या 3 हिस्सों में बांट के फिर एक वक्त का मिक्स प्रॉपर कर ले, जिसमें साइलेज, हरा चारा, तूड़ी और फीड है, मिक्स करके अगर गाय को दे और वो उसके सामने रखे और उसको खाने दे तो ज़्यादा अच्छा है। फीड अलग से खिलाएंगे तो
प्रॉब्लम हो सकती है। जब गाय फीड खाएगी उसके 2-2.5 घंटे बाद से लेके 4-5 घंटे तक फिर रुमेन का पीएच ज़्यादा एसिड की ओर जा सकता है, एसिडिक बन सकता है, जो गाय के सेहत के लिए, रुमेन के सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो अगर आपका फार्म इतना बड़ा है जहाँ TMR मशीन आप इस्तेमाल कर सके, तो ज़रूर आपने TMR मशीन, TMR वैगन लेनी चाहिए। अगर ये ऐसा नहीं भी है और आपका फार्म छोटा है, तो भी हमने उस गाय को TMR बना के, चाहे हाथ से लेबर मिक्स करके डाले, लेकिन ये सब चीज़ें मिक्स करके ही खिलाना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा साडे नाल जुड़न लई, क्योंकि यह जो विषय है इस मुतलक किसान वीरां दे मन विच जो शक शुबा होवेगा वो ज़रूर अज दे प्रोग्राम तो बाद मैनूं लगदा है दूर हो गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा। धन्यवाद। तो इत्थे वेला एक छोटे ਜਿਹੇ ब्रेक ਦਾ है, क्योंकि अज का जो विषय जिवें मैं कहा कि बहुत अहम विषय है, तो उस बाबत होर जानकारी ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ फार्म ਤੇ भी लै ਚੱਲਾਂਗੇ, बस एक छोटे ਜਿਹੇ ब्रेक तो बाद। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਸੀਸ डेयरी फार्म हेल्पलाइन सीजन 4। ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है। तुसीं वेख रहे हो असीस डेयरी फार्म हेल्पलाइन सीजन 4 ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਰੂਮਨ ਦਾ ਰੱਖੋ ਖਾਸ ਖਿਆਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਬਤ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ फार्म ਦਾ रुख ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਨਿਖਿਲ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਰੂਮਨ ਦਾ ਰੱਖੋ ਖਾਸ ਖਿਆਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੁੜਿਆ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਚਾਹੇ ਦੁੱਧ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਫੈਟ SNF 'ਚ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਰੂਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਰੂਮਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹੈ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ। ਰੂਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਲੇ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੱਠਾ ਫੀਡ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਰੂਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰੂਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ TMR ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਿਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ TMR ਵੈਗਨ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ TMR ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਰਮਰ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਲਈ ਤਾਂ TMR ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ 2 ਟਾਈਮ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ TMR ਖਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੂਮਨ ਦਾ pH ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮਿਲਕਿੰਗ ਟਾਈਮ ਫੀਡ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਐਸਿਡੋਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਲਕ ਫੈਟ ਟੁੱਟਣਾ, SNF ਟੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਗਿਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੇਮਨੈਸ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਫੋਰੇਜ ਟੂ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਰੇਸ਼ੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਅਤੇ ਦਾਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਡਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 50% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰੱਖੋ ਕਿ 50% ਕਿ 50% ਡਰਾਈ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੱਠਿਆਂ ਤੋਂ ਆਵੇ ਅਤੇ 50% ਡਰਾਈ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੀਡ ਤੋਂ ਆਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਡਰ ਟੂ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਰੇਸ਼ੋ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਗੋਬਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਗੋਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਪੱਠਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਬਹੁਤ ਢਿੱਲਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਿਡ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਮਨ ਦਾ ਹੈਲਥ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਸਰਵਿਸ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡੰਗ ਸੀਵ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਰੂਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ। ਆ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡੰਗ ਸੀਵ ਟੈਸਟ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਉਪਕਰਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੋਹੇ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਰੂਮਨ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰਾ 1 ਕਿਲੋ ਸੈਂਪਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੋਹੇ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ
ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਾਨਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਫਾਈਬਰ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਫਾਈਬਰ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ 1 ਕਿਲੋ ਸੈਂਪਲ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਸੀ ਗੋਹੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਸੀਵ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਛਾਨਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵੇਸਟ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ 5 mm ਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ 2 mm ਦੀ। 5 mm ਦੀ ਜਾਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਬਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਠਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਰੂਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ 2 mm ਦੀ ਜਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਾਲੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਣੇ ਦੀ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਦਾਣਾ ਵੇਸਟ ਗੋਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਣ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ 5 mm ਦੀ ਜਾਲੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਇਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕੁਛ ਮੱਕੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਈਲੇਜ ਦਾ ਦਾਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਲੇਜ ਦੀ ਗ੍ਰੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀ ਛਾਨਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਫਾਈਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਆਊਗਾ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਅਣਪਚਾ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਣਪਚਾ ਦਾਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਊਗਾ ਪਰ ਇੰਨੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਬਫਰਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਈਸਟ ਕਲਚਰ ਦੇ ਕੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਬਰ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਐਨੀਮਲ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਫੈਟ ਮਿਲਕ ਫੈਟ ਵੀ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਪਰੂਵ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੈ 8699037369, ਇਸ ਉੱਤੇ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਜਾਂ WhatsApp ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਜਾਣੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਸੀਸ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੀਜ਼ਨ 4। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।